स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 15 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और टू द पॉइंट यहाँ पर देखा जाए करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नासा के पेंडोरा एक्सोप्लैनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आ चुका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल एटीएम के बारे में भी जानेंगे। चलिए एक एक कर अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ले। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा करंट अफेयर की क्लास होती है, इसको हमने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है और ये मासिक पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के पिन कमेंट को चेक करके। ठीक है, इस मासिक पैकेज में डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको शेयर की जाती है, प्रतिदिन प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर होता है, वहां पर आप अटेम्प्ट करते हैं। साथ ही साथ महीने के एंड में 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लिया जाता है। कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ होता है। तो ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं। और इस मासिक पैकेज के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर हमारे पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने वीडियो में करंट अफेयर से महत्वपूर्ण जुड़े हुए टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे कल हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा की थी। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट थे जो जिन पे हमने कल देखा था, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देखेंगे। ठीक है, तो 28वां कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए भारत 14 से 16 जनवरी तक नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में होने वाले इसका आयोजन देखा जाए, उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा आज किया गया है। ठीक है, आयोजन तो हो रहा है 14 से 16 जनवरी के बीच, लेकिन आज यानी कि 15 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे चलता कर यहाँ पर देखा जाए, कल हमने देखा था मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसे सैनिकों के द्वारा आसानी से ले जाया और लॉन्च किया जा सकता है। आगे देखें, भारत जर्मनी ऐतिहासिक समझौता, यहाँ पर चर्चा करें। फ्रेडरिक पर्च भारत यात्रा पर आए हुए थे। जर्मनी के साथ भारत ने 29 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें देखा जाए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि भारतीयों को वीजा मुक्त ट्रांजिट सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण समझौता यह भी हुआ है कि जर्मनी की कंपनी और मझगांव डॉक से बिल्डर्स मिलकर 6 उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी। ठीक है, आगे देखें, महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में कहां पर किया जाएगा, तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तेलंगाना सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पर देखा जाए हैदराबाद मार्च 2026 में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में शीर्ष 3 टीमें जो होंगी वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले जो एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप है उसमें सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएंगी। ठीक है, आगे देखें, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 के बारे में। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रतिष्ठित इंडिया ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए ये BWF वर्ल्ड टूर और सुपर 715 इवेंट है। यहां पर देखा जाए पीवी सिंधु, सात्विक, चिराग शेट्टी इत्यादि यहां पर पार्टिसिपेट भी करेंगे। आगे देखें, 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, कल हमने इस पर चर्चा किया था, डिटेल में देखा था। कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया और यहां पर देखा जाए फिल्म में वन बैटल एनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हुआ था, यहां पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया, वन बैटल आफ्टर एनदर, और यहां पर इसने 4 पुरस्कार जीते हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत ने प्रियंका चोपड़ा ने बतौर प्रेजेंटर शिरकत की, जबकि 16 वर्षीय ओवन कपूर जो है इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए चुना गया था। आगे चर्चा करते हैं, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका आधिकारिक लोगो वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है। थीम क्या है इस बार का, रेजिलियंस और इनोवेशन थीम पर इस बार आयोजित किया जा रहा है। और 20 साल, महत्वपूर्ण है कि 20 साल पूरे हो रहे हैं ब्रिक्स के। फिर भारत जो है ये पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी लेड पैक्स सिलिका ग्रुप है नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत शामिल होने जा रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और एआई की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। ठीक है, चिप तकनीक में देखा जाए तो चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से ही पैक्स सिलिका का गठन किया गया था। फिर अंत में हमने देखा था कोटक बैंक के जो निदेशक है उनके बारे में। बजाज फाइनेंस के पूर्व एमडी अनुपम कुमार शाह को कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है नियुक्तियों के संदर्भ में। इतने बिंदुओं पर कल हमने अपने वीडियो में चर्चा की थी। अब आइए चलते हैं अपने आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे देखते हैं। पहली खबर है मेटा से। ठीक है, नियुक्तियों के संदर्भ में मेटा ने दीना पावेल मैककॉर्मिक
दीना पावेल मैककॉर्मिक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यहां पर देखा जाए 12 जनवरी 2026 को मेटा प्लेटफॉर्म इंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और थ्रेड्स की मूल कंपनी है, ठीक है, मेटा। इसने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति की गति देने के लिए नेतृत्व पुनर्गठन के हिस्से के रूप में दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो याद रखना दीना पावेल मैककॉर्मिक जो है ये किस कंपनी की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनी है, तो ये मेटा की बन गई है, मेटा इंक की। और मेटा इंक के अंतर्गत ही देखा जाए कौन कौन से, यहां पर देखा जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सब मेटा इंक के अंतर्गत ही आता है। यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ये है दीना पावेल मैककॉर्मिक। चलिए आगे देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से इसको सम्मानित किया गया। देख लेते हैं खबर क्या है। एशिया के पहले और सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यहां पर चर्चा करें, यह सम्मान हांगकांग लीडरशिप अवार्ड्स और सीएमओ एशिया अवार्ड्स के तहत प्रदान किया गया है। समारोह का आयोजन इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्टैनफोर्ड हांगकांग, जो चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर आयोजित किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यह पुरस्कार उसके जन प्रथम दृष्टिकोण, कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता और समावेशी तथा उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को न केवल एक मजबूत वित्तीय संस्थान बल्कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में भी स्थापित करती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल एटीएम के बारे में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूर्वोत्तर का, देखा जाए पूर्वोत्तर का पहला मोबाइल एटीएम भी है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। उसके साथ साथ में ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल एटीएम है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वैन पर एटीएम है, वैन पर एटीएम है और ये सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। हालांकि जो मोबाइल एटीएम है वो तो उसका चलन पहले से ही था, मोबाइल एटीएम तो पहले से ही संचालित हो रहे थे, लेकिन सौर ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मोबाइल एटीएम है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखें त्रिपुरा ग्रामीण बैंक टीजीबी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है जिसने पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया है। चर्चा करें, इस पहल का नाम टीजीबी ऑन व्हील्स रखा गया है। क्या नाम है? टीजीबी ऑन व्हील्स इस पहल का नाम है। यह एटीएम वैन खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बनाई गई है। यह पहल हरित ऊर्जा, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल भी है और बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में आसानी से काम भी कर सकती है। इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है ये टीजीबी व्हील, टीजीबी एटीएम ऑन व्हील पहल, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और भारत की पहली ये सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल एटीएम है। आगे देखें, लक्षद्वीप मेडिकल कैंप के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए 13 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लक्षद्वीप में इंडियन नेवी के ज्वाइंट सर्विस मिलिट्री स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इंडियन नेवी के ज्वाइंट सर्विसेज मिलिट्री स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। चर्चा करें यहां पर तो यह मेडिकल कैंप 12 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षद्वीप के लोगों को मुफ्त मेडिकल जांच और इलाज की सुविधा प्रदान करना है। कैंप के जरिए गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान की जाएगी, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर उचित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इस पहल में अगाती, कावारत्ती, एंड्रोथ, आमिनी और मिनिकॉय द्वीप सम्मिलित हैं। आपके परीक्षा के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखा जाए तो यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 आप उठाकर देखिएगा, महत्व पूछ लिया था उस टाइम पे। भारत और मालदीव के जो संबंध थे, भारत मालदीव के संबंध, जैसे आज बांग्लादेश के साथ संबंध भारत का थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है, नई सरकार गठित हुई है, वो भारत विरोधी गतिविधियों में वहां पर देखा जाए मतलब नारे लगते हैं तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से उस टाइम पर 2023-22 के आसपास देखा जाए मालदीव में भी सेम एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, ठीक है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। फिर मालदीव को देखा जाए बाइकॉट, जो टूरिज्म था, मालदीव टूरिज्म था, मालदीव के अच्छा खासा देखा जाए इंडियंस वहां पर जाते हैं, फोटोशूट के लिए जाते हैं, फिल्में शूट होती हैं। तो उस टाइम पे बाइकॉट मालदीव कैंपेन चल गया ट्विटर पे और उसके बाद क्या हुआ, चर्चा में आ गया फिर लक्षद्वीप कि अब लक्षद्वीप जाइए, अगाती जाइए। आप मालदीव जाने से अच्छा है कि आप अगाती जाइए, मालदीव देखिए। अब मालदीव चर्चा में आ गया। अब मालदीव के पास पड़ने वाला जो 9 डिग्री चैनल था,
उसी 9 डिग्री चैनल को यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में पूछ लिया सामरिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सामरिक दृष्टिकोण से पूछ लिया है। और यहां पर देखा जाए ये सब द्वीप जो अगाती है, कावारत्ती है, एंड्रोथ है, आमिनी है, सवाल आपसे ऐसे ही प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि एंड्रोथ, आमिनी और अगाती ये सब द्वीप हैं किसके, 3-4 ऑप्शन दे देगा, वहां से आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो याद रखना अगाती, कावारत्ती, एंड्रोथ, आमिनी, मिनिका, ये सब द्वीप है लक्षद्वीप के। आगे देखा जाए ये कैंप द्वीपीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम जनता की बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। आगे चलते हैं। भारत फ्रांस ने नई दिल्ली में 38वीं रणनीतिक वार्ता शुरू की है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 38वीं रणनीतिक वार्ता की। यहां पर देखा जाए 13 जनवरी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार जो इमैनुअल बोन है, ये है इमैनुअल बोन, इमैनुअल मैक्रों के राजनीतिक सलाहकार हैं, ये नई दिल्ली में 38वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। 38वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता बैठक में डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पर बात हुई थी। यहां पर देखें फरवरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एआई इंपैक्ट समिट का हिस्सा लेने भारत आएंगे और समिट की सह मेजबानी भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन से भी मुलाकात की। यहां पर खास बात यह हो जाता है, ये जो एआई इंपैक्ट समिट भारत आयोजित करने जा रहा है, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा फ्रांस में जब आयोजित हुआ था एआई एक्शन समिट। ठीक है, एआई एक्शन समिट, वहीं पर इसकी घोषणा पीएम मोदी के द्वारा की गई थी, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की। ठीक है, और 2026 की घोषणा वहीं पर हुई थी और इसका आयोजन फरवरी में भारत में किया जा रहा है एआई इंपैक्ट समिट का। चलिए आगे देखते हैं। संगीतकार और गायक समर हजारिका, ठीक है, समर हजारिका का निधन हो गया है। अब ये जो समर हजारिका है, ये भूपेन हजारिका से संबंधित है, भारत रत्न से सम्मानित है भूपेन हजारिका, असम के महान सिंगर, महान गायक। यहां पर देखा जाए 13 जनवरी को असम के संगीतकार और गायक समर हजारिका का निधन हो गया। वे 75 साल के थे। समर हजारिका ने 1960 के दशक में अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी। हजारिका का पहला एल्बम उत्तर कुंवर प्रोतम बरुआ देवी 1968 में रिलीज हुई थी। यहां पर देखा जाए वे भारत रत्न से सम्मानित सिंगर भूपेन हजारिका के सबसे छोटे भाई हैं। भूपेन हजारिका के भाई हैं भारत रत्न से सम्मानित। एल्बम के अलावा उन्होंने उपोत, ठीक है, उपोपत, बोवारी, प्रवती पोखिरा गाना इत्यादि फिल्मों में गाने गाए हैं। ठीक है, उन्होंने रेडियो एल्बम फिल्मों में भी काम किया हुआ है। इसके साथ साथ में तो याद रखिएगा जो समर हजारिका है फेमस सिंगर और गायक थे, भूपेन हजारिका के छोटे भाई थे। ये 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। सिक्किम जाने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए ई परमिट कंपलसरी कर दिया है। सिक्किम जाने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए अब ई परमिट कंपलसरी होगा। यहां पर देखा जाए खबर क्या है, 13 जनवरी को सिक्किम सरकार ने राज्य के स्पेशल जोन यानी कि संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए अब ई परमिट कंपलसरी कर दिया है। अब जो तोस्मोग झील है जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए ई पास जरूरी होगा, आपके पास ई पास होना चाहिए, तभी आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर लिया है। किसी भी विदेशी पर्यटक को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। इस क्षेत्र में ईस्ट सिक्किम के जो सोमांगो झील है, साथ ही साथ नॉर्थ सिक्किम का युगथांग घाटी, 0 पॉइंट समेत जैसे पॉइंट पर जाने के लिए ऑनलाइन परमिट की आवश्यकता होगी। अब यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आएगा तो उसको परमिट लेना होगा, परमिट के साथ ही वो इन क्षेत्रों में जा सकता है, इन क्षेत्रों में भ्रमण कर सकता है। जैसे आप भूटान जाते हैं, ठीक है, तो भूटान जाते हैं तो भूटान जाने के लिए आप परमिट लेते हैं घूमने के लिए, वैसा ही परमिट आपको लेना होगा। अब एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 आई थी, फिर 2024 वाली नहीं आई थी। अब 2026 में देखा जाए तो 14 जनवरी को इसको जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, नीति आयोग ने 14 जनवरी को निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है। यहां पर देखा जाए इस रैंकिंग में महाराष्ट्र ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले जब भी आप कोई सूचकांक पढ़ते हैं ना, कोई सूचकांक पढ़ते हैं तो सूचकांक पढ़ते टाइम एक चीज याद रखा करिए कि वो सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसमें देखा जाए अगर अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है तो कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक है, भारत की रैंक क्या है और किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 पॉइंट आप रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अंतिम में कौन है, पाकिस्तान की क्या रैंक है, भूटान की क्या रैंक है, म्यांमार की क्या रैंक है, बांग्लादेश की क्या रैंक है। किताबों में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलने का रीज़न भी है
क्योंकि एक बार पड़ोसी देश के बारे में पूछ लिया था कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की रैंक क्या है। अब वो एक बार आयोग ने पूछा, उस एक बार पूछने के कारण से हर बार आपको वो जो ट्रामा होता है झेलना पड़ता है कि आपको बांग्लादेश का भी रटना पड़ता है, नेपाल का भी रटना पड़ता है। मत रटिए, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी इतना ही है कि कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़िए, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है इसे पढ़िए, रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है आप उसे पढ़िए, पहले स्थान पर कौन है उसे पढ़िए, बस इतने से ही आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। हाँ, वो रिपोर्ट जरूर पढ़िए जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक जरूरी है। जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक या एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, इस वजह से महत्वपूर्ण है। अब प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। यहाँ पर देखा जाए, नीति आयोग ने 14 जनवरी को निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है। इस रैंकिंग में महाराष्ट्र देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर है। देखें तो यह सूचकांक राज्यों के निर्यात क्षमता, नीतिगत ढांचे और जमीनी प्रदर्शन का आकलन करता है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा का स्थान है। वहीं छोटे राज्यों में एवं दुर्गम राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर दूसरे पर और नागालैंड तीसरे स्थान पर है। दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, त्रिपुरा ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यहाँ पर चर्चा करें, यह रिपोर्ट दिखाती है कि सही नीतियों और प्रयासों के सीमित संसाधन वाले राज्य भी निर्यात में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आपको रैंकिंग याद रखनी है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान, मतलब कौन आगे है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में या जो दुर्गम राज्य या पहाड़ी राज्य है उनमें कौन सा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है ये जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी देख लेते हैं। अब जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आइए देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का देखा जाए स्थान कौन सा है, 80वां स्थान है। यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा भी है, भारत की रैंक पूछ चुका है, 2 बार पूछ चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सुविधा मिलती है, यानी कि 80वीं रैंक है। और भारत के नागरिक जो हैं ये 55 देशों में, विश्व के 55 देशों में देखा जाए तो वीजा फ्री एंट्री या तो प्राप्त है या तो वीजा ऑन अराइवल प्राप्त है, यानी कि वहां पहुंचने के बाद वीजा मिल जाता है, या फिर ई वीजा की सुविधा उनको उपलब्ध है भारतीय नागरिकों को। यहाँ पर देखें, भारत यह रैंकिंग अल्जीरिया और नाइजर के साथ साझा करता है, यानी कि भारत 80वें रैंक पर है, लेकिन 80वें रैंक पर 3 देश हैं। कौन कौन से, भारत भी है, अल्जीरिया भी है और नाइजर भी है। भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए 5 स्थानों को सुधार हुआ है, जब भारत 85वें स्थान पर था। पिछले साल देखा जाए 85वें स्थान पर था, इस बार 80वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जिसके नागरिक 192 देशों में बिना वीजा या आसान वीजा प्रवेश पा सकते हैं। जापान दूसरे स्थान पर है, जिसे 188 गंतव्यों तक पहुंच प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिस हीली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। जो एलिस हीली है इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट की कप्तान है एलिस हीली। यहाँ पर चर्चा करें, T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय एलिस हीली के करियर देखा जाए लगभग 15 साल का रहा है। उन्होंने 2010 में डेब्यू किया था। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 29.79 के स्ट्राइक रेट से 3054 रन में बनाए हैं। एलिस हीली ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल रही हैं। उन्होंने टीम के साथ 6 T20 विश्व कप और 2013 और 2022 के 2 वनडे विश्व कप जीते भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नासा के पेंडोरा एक्सोप्लैनेट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए, स्पेसएक्स ने अमेरिका के कैलिफोर्निया से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के पेंडोरा एक्सोप्लैनेट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। यहाँ पर देखा जाए, यह मिशन हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों यानी कि एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल और उनके मेजबान तारों की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। पेंडोरा मिशन लंबे समय तक और नई तरंग दैर्ध्य में अवलोकन करेगा, ताकि यह समझा जा सके कि तारों की रोशनी में बदलाव है यह ग्रह के कारण है या तारे की गतिविधियों से। ठीक है, यानी कि पेंडोरा मिशन जो लंबे समय तक और तरंग दैर्ध्य का अवलोकन करेगा, ताकि यह समझा जा सके कि तारों की रोशनी में बदलाव ग्रह के कारण है या तारों की गतिविधियों के कारण हो रहा है। जो तारों की जो रोशनी होती है ना, टिमटिमाता है तारा, आप कहते हैं तारा टिमटिमा रहा है, तो तारा किस लिए टिमटिमा रहा है, ग्रहों के कारण टिमटिमा रहा है या फिर उसकी तारों की गतिविधि के कारण। ठीक है, चलिए, यह मिशन परागमन के दौरान रोशनी से होने वाले हल्की कमी का विश्लेषण भी करेगा। पेंडोरा लगभग 20 तारों और उनके चारों ओर घूमने वाले 39 ज्ञात तारों पर फोकस करेगा, जिनकी खोज टेस जैसे मिशन ने की थी। यह मिशन एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल को समझने और भविष्य में जीवन की संभावनाएं खोजने में अहम भूमिका भी निभाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेंडोरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अवतार मूवी आ गई होगी। ठीक, अवतार
2012 में रिलीज हुई थी। अभी देखा जाए अवतार का तीसरा पार्ट भी आ गया है। पेंडोरा का नाम सुनते ही अवतार आपके दिमाग में आया होगा। चलिए अब चलते हैं, अंत में कुछ सवाल आपसे पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए पहला सवाल है, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक फेसबुक की मूल कंपनी ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? सेरिल सैंडबर्ग को, दीना पावेल मैककॉर्मिक को, लीजा सू को या मीरा मुराती को? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय संस्था को हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय रिजर्व बैंक? क्वेश्चन नंबर 3 है, टीजीबी, ठीक है, टीजीबी ऑन व्हील्स यानी कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स नाम से भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? केरला ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक या असम ग्रामीण बैंक? क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में लक्षद्वीप में किन द्वीपों के लिए ज्वाइंट सर्विसेज मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया है? केवल अगाती और कावारती के लिए, केवल आमिनी और मिनिकाय के लिए, अगाती कावारती एंड्रोथ अमिनी और मिनिकाय के लिए, केवल एंड्रोथ या मिनिकाय के लिए? अंत में देखा जाए सवाल है, सिक्किम सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए जो सुमागो झील है तथा युमथांग घाटी जैसे क्षेत्रों में जाने के लिए अनिवार्य कर दिया। क्या अनिवार्य कर दिया है? पासपोर्ट की हार्ड कॉपी, ई परमिट या ऑनलाइन आवेदन, स्थानीय गाइड का होना या कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेशन? कौन सी ऐसी चीजें जिसको अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, तो ये 5 सवाल है। इन 5 सवालों का उत्तर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके आज के न्यूज़पेपर में रहे हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। इसका टेस्ट आप ऐप पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और कंपाइल पीडीएफ महीने के एंड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ साथ एक सूचना ये भी है कि जो लोग हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन किए हुए हैं और अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।